Hi everyone. Mr. Donald Trump is going to be the next US president. But do you know कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते कैसे हैं? हमने न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें तो सुनी होंगी, जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज, पॉपुलर वोट्स, स्विंग स्टेट्स, बट ये सब चीज़ें क्या हैं? इनका क्या लिंक है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से? और जो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, वो हमारे इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम से कैसे डिफरेंट है? ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग दिस इन डिटेल कि कैसे यूएस का सिस्टम इंडियन सिस्टम से अलग है एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे फ्रांस का सिस्टम भी इंडियन सिस्टम से अलग है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी पॉलिटी। इनफैक्ट 2022 के मेंस में यूपीएससी ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुका है जहां उसने कंपैरिजन पूछा इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्शन और फ्रांस का। सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आगे वो इंडिया यूएस का भी पूछ सकता है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। अब यूएस में जो स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स को मिली हैं कुछ स्पेसिफिक इलेक्टोरल वोट्स की वेटेज। नाउ इनमें से जब हम टोटल कर देते हैं इन्हें, तो हमारे पास आती है फिगर 538 की। अब 538 में से 270 वोट्स जिसे मिलेंगे वो होगा यूएस का प्रेसिडेंट। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। तो जो भी प्रेसिडेंट बनता है उसे चाहिए होते हैं टोटल इलेक्टोरल वोट्स होते हैं हमारे 538, उसमें से उसे चाहिए 270। ठीक है, अब इसे समझने के लिए हम देखते हैं पहले इंडियन सिस्टम। इंडिया में क्या है, बाइकैमरलिज्म, हमारे पास है लोकसभा और हमारे पास क्या है, राज्यसभा। अब जैसे लोकसभा है हमारा लोअर हाउस, हर स्टेट्स की अलग अलग सीट्स होती है वहाँ। जैसे यूपी बिहार की पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो उनकी ज्यादा सीट्स, वैसे ही यूएस में भी डिफरेंट स्टेट्स हमने डिवाइड की हुई हैं और हर स्टेट की अलग अलग सीट्स हैं। जैसे यहाँ कैलिफोर्निया की 54 सीट्स। ठीक है, बट इन केस हमारे वहां पर जो लोअर हाउस है उसे क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो अपर हाउस है जो राज्यसभा का पैरेलल है उसे हम बोलते हैं सीनेट। अब डिफरेंस ये आ जाता है कि सीनेट में हर स्टेट्स को दो ही सीट्स मिलती हैं। अगर हमारी टोटल 50 स्टेट्स हैं, 50 इंटू टू, सो सीनेट के पास टोटल 100 सीट्स। ठीक है, बट इंडिया के केस में क्या होता है, राज्यसभा में अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सीट्स रहती हैं, बट यूएस में ये हर स्टेट को दो ही मिलती हैं। ठीक है, तो वहां जितनी सीट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास हैं, यानी कि टोटल हो गई हमारी 435। फिर जितनी सीट्स हमारी वहां पर सीनेट के पास है वो टोटल हो गई हमारी 100। इन दोनों को ऐड किया जाता है तो ये हो जाता है 535। इसमें हम और ऐड कर देते हैं +3, वो होता है वॉशिंगटन डीसी जो उसकी कैपिटल है उसके लिए। तो टोटल हमारे पास आ जाते हैं 538 इलेक्टोरल वोट्स का नंबर। ठीक है, तो टोटल इनमें से जिसको 270 सीट्स या 270 इलेक्टोरल वोट्स मिलेंगे वो बनेगा यूएस का प्रेसिडेंट। सो अब इलेक्शन कैसे होता है, सो पीपल विल गो एंड वोट डायरेक्टली। अब पीपल वोट डालेंगे, हर स्टेट में वोट डालेंगे और हर स्टेट से कुछ इलेक्टर्स चुने जाएंगे। जो हमने 538 नंबर पढ़ा था ना, वो इलेक्टर्स चुने जाएंगे एंड दीज इलेक्टर्स विल फर्दर गो एंड वोट ट्रम्प के लिए या फिर कमला के लिए। नाउ दीज इलेक्टर्स विल गो एंड वोट ट्रम्प को या फिर कमला हैरिस को। अब वो वोट किसको करेंगे, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द पीपल, वो किसे वोट दे रहे हैं। तो हर स्टेट के ना अलग अलग रूल्स हैं। तो जो 48 स्टेट्स हैं उनमें क्या होता है, विनर टेक्स ऑल। अब मान लो कि ये स्टेट है यहाँ पर जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया के पास कितने हैं, 16 इलेक्टोरल वोट्स। तो अगर ट्रम्प को यहाँ मेजोरिटी मिल गई, मान लो ट्रम्प को यहाँ 26 लाख वोट्स मिल रहे हैं और कमला हैरिस को 25 लाख वोट मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ ट्रम्प को ज्यादा वोट्स मिले। तो जो 16 के 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जो ये 16 के 16 इलेक्टर्स हैं, वो सारे वोट जाएंगे किसके पास, ट्रम्प के पास। ठीक है, अगर यहाँ कैलिफोर्निया में 54 है और यहाँ पर ट्रम्प को मेजोरिटी मिल गई, ठीक है, ट्रम्प को मान लो 1 लाख वोट मिले और कमला हैरिस को मिले 90,000 वोट, तो फिर ट्रम्प को मेजोरिटी है, तो यहाँ के सारे जो 54 वोट्स हैं वो किसको जाएंगे, वो जाएंगे को। तो ऐसे वहां इलेक्शंस होता है। सो ये 48 जो स्टेट्स हैं वहां पर चलता है हमारा विनर टेक्स ऑल, यानी कि जिसको मेजोरिटी मिली चाहे एक वोट से मिले तो सारे इलेक्टोरल वोट्स उसी को जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इलेक्टोरल वोट्स, दीज आर ऑल इलेक्टोरल वोट्स।
फिर जो ये एब्सोल्यूट वोट होता है ना, टोटल वोट्स कितने लोग डाल रहे हैं, वो होते हैं हमारे पॉपुलर वोट। ऑलराइट, अब जो दो अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, वो है हमारी नेब्रास्का और हमारी मेन। इन दोनों स्टेट्स में क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वहां पर प्रोपोर्शन में जाते हैं। अब मान लो 50% ट्रम्प को मिले, 50% वहां कमला को मिले, तो अगर उसके पास 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं तो दोनों को 8 हट जाएंगे वहां से। सो दिस इज हाउ इट इज वर्क। तो इस बेसिस पर जब ये सारे इलेक्टोरल वोट्स उसके बाद काउंट किए जाते हैं, दैट इज बीइंग डन इन दिसंबर। तो दिसंबर में ये प्रोसेस जाती है वहां से, ठीक है। दीज आर ऑल काउंटेड एंड उसके बेसिस पर जिसे 270 इलेक्टोरल वोट्स मिल जाते हैं, उसे प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाता है। उनकी फिर आगे फर्दर ओथ दिलवाई जाती है और पूरी प्रोसेस आगे जाकर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज की मीटिंग होती है, उसमें स्टेट्स के जो रिस्पेक्टिव कैपिटल्स हैं, वहां पर अपना अपना वोट इलेक्टर्स कास्ट करते हैं। इन वोट्स को फिर फर्दर भेजा जाता है कांग्रेस में अर्ली जनवरी में काउंट करने के लिए। ठीक है, तो कांग्रेस में जाते हैं, वो काउंट की जाती है और फिर एक बार कंफर्मेशन आती है कि कौन होंगे प्रेसिडेंट इलेक्ट एंड उसके बाद पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब 2020 में क्या हुआ था, तो 2020 में जब ये काउंटिंग चल रही थी ना फाइनल, कांग्रेस में जब सारे वोट्स आ रहे थे और 270 वोट गिनने थे हमें, तो क्या हुआ था, तो ट्रम्प के जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने कैपिटल हिल्स में वोटिंग रोकने की कोशिश की थी। तो तब राइट्स हुए थे, वो सब लोग इसमें घुस गए थे कांग्रेस में एंड दे ट्राई टू डिसरप्ट द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अब मान लो, अब सोच लो कि इसमें कुछ अलग अलग सिनेरियोस कैसे हो सकते हैं। अब हो सकता है कि किसी को पॉपुलर वोट्स ज्यादा मिल जाए। पॉपुलर वोट्स मतलब कि जो एब्सोल्यूट लोग वोट कर रहे हैं, अगर वहां की 5 करोड़ जनता है, 5 करोड़ जनता ने किसको वोट किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 करोड़ जनता में से 3 करोड़ लोगों ने किसे वोट किया, पिछले इलेक्शन का देख ले तो हिलरी क्लिंटन को। बट अल्टीमेटली जो इलेक्टोरल वोट्स थे, वो 270 किसके पास आए, वो आए डोनाल्ड ट्रंप के पास। अब पिछले 2016 के इलेक्शन में यही हुआ, 2000 में भी यही हुआ था। दो हिलरी क्लिंटन को अपने पॉपुलर वोट ज्यादा मिले, ठीक है, ये मिले, बट फिर भी ट्रम्प गॉट मोर इलेक्टोरल वोट्स 304, इसीलिए वो प्रेसिडेंट बने। अब ऐसा किस लिए होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन इट, वी हैव अंडरस्टूड इट। क्यों, क्योंकि हर स्टेट के पास अपनी अलग अलग पॉपुलेशन के बेसिस पर इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली डिसाइडिंग गेम कौन करता है, इलेक्टोरल वोट्स। इसीलिए ही इस सिस्टम को कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और बोलते हैं कि जो डायरेक्टली पॉपुलर वोट्स हैं, वो ही काउंट होने चाहिए और उसी के बेसिस पर प्रेसिडेंट इलेक्ट होना चाहिए, रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टोरल वोट्स। ठीक है, समझ गए, अंडरस्टूड। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लोग जाते हैं, वोट करते हैं, फिर इलेक्टोरल इलेक्टर्स आते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज वाले, और वो जाते हैं, वोट कर देते हैं एंड उसके बेसिस पर दिस इज डन, काउंटिंग होती है, जिसको 270 मिले 538 में से, उसे प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अब मान लो, ये भी तो हो सकता है कि किसी कैंडिडेट को मेजोरिटी ना मिले, 270 ना मिले, तो फिर क्या होता है, इन दैट केस द वोटिंग गोज टू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां बैठकर वोट किया जाता है। ऑलराइट, अब एक और भी सिनेरियो हो सकता है। अब जैसे इंडिया के केस में होता है, राज्यसभा में क्या होता है, वोट खरीद के किसी और को वोट डाल दिया, पार्टी पर लट गए। अब वैसा वहां भी हो सकता है। ठीक है, कि ये जो 270, मैंने तो इसको, हमारी पूरी कैलिफोर्निया स्टेट ने बोला कि 54 के 54 इलेक्टर्स जो है हमारे ट्रंप को वोट डालेंगे, बट एक पलट कर कमला को वोट डालाया। उसके अगेंस्ट वहां भी वही प्रोसीजर रहते हैं, एक्शन हो सकते हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनके वोट भी कैंसिल किया जाता है। तो वो एक अलग डिटेल प्रोसेस हो जाती है। ऑलराइट, सो बेसिक ओवरव्यू हमारा यही है यूएस इलेक्शन का, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का। सो डायरेक्टली पीपल आ रहे हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज के अपने इलेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं, विच इन टर्न आर वोटिंग फॉर ट्रम्प एंड कमला। ठीक है, तो लोग बता रहे हैं कि हमें किसको वोट देना है, हमें इसको वोट देना है या इसको वोट देने हैं। वो बता रहे हैं अपने इलेक्टर्स को कि जाना तो इन्हें वोट देकर आना। सो दिस इज हाउ इट इज डन। इंडिया की तरह यहाँ पर भी सारी स्टेट्स की सीट्स डिवाइडेड हैं।
और ऐसा भी हो सकता है कि पॉपुलर वोट ज़्यादा मिलने के बाद भी हो सकता है कि 6 करोड़ जनता ने कमला को वोट दिया और 5 करोड़ ने ट्रम्प को वोट दिया। बट क्योंकि ट्रम्प के पास इलेक्टोरल वोट्स 270 हैं, ज़्यादा हैं, तो ट्रम्प प्रेज़िडेंट बनेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है? सो दिस इज़ हाउ यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन काम करता है। अब हमने फिर से सुना होगा एक और चीज़ जिसे हम बोलते हैं स्विंग स्टेट्स। अब स्विंग स्टेट्स क्या होती हैं? तो अब यूजुअली ना कुछ स्ट्रॉन्गहोल्ड्स होते हैं, डेमोक्रेट्स के भी, रिपब्लिकन्स के भी, जहाँ उन्हें पता है कि वहाँ हम चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। मान लो कि इंडिया के केस में हम फॉर एन एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि यूपी स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर बीजेपी। ठीक है, तो बीजेपी मानकर चल रही है कि यूपी में तो हम चुनाव जीत ही जाएंगे, लोकसभा में वहां हमें सीट्स मिलेंगी ही मिलेंगी। बट टफ फाइट आएगी कहाँ पर? महाराष्ट्र में और हरियाणा में। तो ये दो हो गई स्विंग स्टेट्स जो कभी इस पार्टी को वोट करती हैं तो कभी दूसरी पार्टी को फेवर करती हैं। तो ऐसा ही यूएसए में हो रहा है। दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो यूएसए में भी ऐसा ही होता है। कुछ स्टेट्स हैं, बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, वो हर बार यूजुअली अलग-अलग पार्टीज़ को फ़ेवर करती हैं। एंड इसीलिए जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा अपना कैंपेनिंग का फ़ोकस इन्हीं स्टेट्स में करते हैं। तो यूएस में तो ये होता है कि अराउंड 90% कैंपेनिंग्स जो हमारी स्विंग स्टेट्स हैं या बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, वहीं पर चल रही होती हैं। ठीक है? तो दे दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्विंग स्टेट्स। इसीलिए बोलते हैं कि स्विंग स्टेट डिसाइड करेगी कि किसकी सरकार बनेगी या फिर कौन प्रेज़िडेंट बनेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन केस ऑफ यूएसए। ऐसे इलेक्ट होते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट। अब हम चल के देखते हैं इंडिया। नाउ इंडिया के केस में क्या होता है? सो इंडिया के केस में क्या होता है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या है? हेड ऑफ स्टेट। बट जो हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं वो कौन है? वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया के केस में प्रेसिडेंट की जगह ज़्यादा पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है? तो जो इंडिया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, वो यूएसए से कुछ मिलता-जुलता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी इलेक्टोरल कॉलेज होता है। बट इसमें क्या है, डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इलेक्शन में। हमने एक बार अपने नेता चुनकर भेज दिए संसद में या फिर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में। अब वो आगे जाकर वोट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा इंडिया का प्रेसिडेंट। ठीक है? तो इंडिया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होता है? क्या-क्या हमारे फीचर्स हैं? सो इंडिया में क्या होता है? सबसे पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आते हैं? बोथ हमारे जो हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनके इलेक्टेड मेंबर्स। ये याद रखना, कीवर्ड इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है? तो जो नॉमिनेटेड हैं वो नहीं आ रहे, खाली जो हमने इलेक्ट किए हैं वो। तो हमारे राज्यसभा, लोकसभा के इलेक्टेड एमपीज़ एंड अलोंग विद दैट हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं, उनके इलेक्टेड एमएलएज़, सारे एमएलएज़ प्लस 2 और आती हैं हमारी दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड एमएलएज़। तो हमारे जो एमपीज़ हो गए जैसे अखिलेश जी, राहुल जी, मोदी जी, क्योंकि अब मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर तो हैं, बट वो वाराणसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। तो मोदी जी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करेंगे। ठीक है? अब ये सारे बन जाते हैं हमारा इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है? अब क्या होता है हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, हर एमपीज़ और एमएलएज़ को कुछ अलग-अलग वोट का कोटा मिलता है। ठीक है? हर किसी के वोट की कुछ वेटेज होती है। अब ये चीज़ ध्यान से समझ लेना। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है? तो इसको डायरेक्ट अभी समझ लो। अब मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमें पैरिटी बनाने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, कि जो टोटल हमारी स्टेट्स हैं, उनका जो से होना चाहिए और जो यूनियन है, उनका से होना चाहिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। तो हमने पैरिटी बनाने के लिए क्या किया? कोशिश ये की है कि जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमपीज़ है, वो सिमिलर हो जाए टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमएलएज़ हमारी कंट्री में। टोटल एमपीज़ और एमएलएज़ के वोट हैं, वो कोशिश की गई है कि काफ़ी हद तक सिमिलर रहें। अब जैसे अगर हम देखें आंध्र प्रदेश का केस, तो आंध्र प्रदेश में हम क्या कर रहे हैं, उसकी टोटल पॉपुलेशन ली। अब वहाँ के एक एमएलए के वोट की क्या वैल्यू है? उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्या प्रोसीजर है? मान लो कि सेंसस के बेसिस पर उसकी पॉपुलेशन थी ये, और टोटल एमएलएज़ कितने हैं? 175। नाउ वी विल डिवाइड, ठीक है? उन दोनों को हमने
डिवाइड किया, ठीक है, साथ में 1000 से डिवाइड किया और हमारे पास ये फिगर आ गई 159। अब 159 इज द वैल्यू ऑफ वोट वहां के एक एमएलए की। आंध्र प्रदेश का एमएलए है, उनकी वोट की एक वैल्यू है 159। आंध्र प्रदेश की जो टोटल असेंबली है उसके टोटल कितनी वैल्यू हो गई? 159 इंटू 179 इज इक्वल टू 2785। ऐसे ही क्योंकि हर स्टेट्स के अलग-अलग नंबर ऑफ एमएलएज़ हैं, जैसे दिल्ली में कितने एमएलएज़ हैं? दिल्ली में है 70, दिल्ली की पॉपुलेशन अलग। तो वैसे ही हम इसको पॉपुलेशन को नंबर ऑफ एमएलएज़ और 1000 से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास एक नंबर आ जाता है। तो अब कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि हर स्टेट की अलग-अलग पॉपुलेशन है, वहाँ हर स्टेट के अलग-अलग नंबर ऑफ एमएलएज़ हैं, इसीलिए हर स्टेट के एमएलएज़ की अलग-अलग वैल्यू होगी वोट्स की। ठीक है? तो अब कोइंसिडेंस से हो सकता है किसी की सेम हो जाए, जैसे इसकी 8 है, इसकी भी 8 है। ठीक है? बट यूजुअली दिस इज डिफरेंट। तो हर स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू अलग-अलग है और यही उसने प्रीलिम्स में पूछा कि जो हमारे एमएलएज़ हैं क्या उन सबकी वैल्यू सेम होती है? तो आंसर इज नो। उन सबके वोट की एक-एक वैल्यू होती है, फिर हम उसे नंबर ऑफ उनकी जो सीट्स है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स उस स्टेट की क्या वैल्यू है, वो हमारी आ जाती है। अब जैसे यूएस के केस में क्या था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अभी हमने देखा, ठीक है? वहाँ कुछ थी 53 थी, कैलिफ़ोर्निया की सबसे ज़्यादा आ रही थी। वैसे ही इंडिया के केस में किसकी सबसे ज़्यादा आती है? इसकी, उत्तर प्रदेश की, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार, उसका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ज़्यादा से होगा, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो ये हमारे पास आ गया नंबर, टोटल वैल्यू सारे एमएलएस की जोड़कर कितनी है, ठीक है? उनके वोट्स की, सीट्स की वैल्यूज़ कितनी है। अब हमें क्या करना है, उसको यूनियन से पैरिटी लानी है। तो हर एमपी के पास कितने, तो हर एमपी के वोट की क्या वैल्यू होगी? तो इस फिगर को हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ एमपी से। तो लोकसभा में कितने हैं? 543, राज्यसभा में कितने हैं? 233, टोटल 776। तो जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 2017 इलेक्शन के लिए वो आया 708। तो हमारे जो भी 776 एमपीज़ थे उस टाइम पर, तो उन सबके वोट की क्या वैल्यू थी? हर एक एमपी के वोट की वैल्यू थी 708। ठीक है? अब यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश के एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है? 159 और यहाँ हमारे एमपीज़ के वोट की वैल्यू कितनी है? 708। तो हमारे जो एमपीज़ हैं, उनके वोट की वैल्यू एमएलए की वोट की वैल्यू से ज़्यादा है। ठीक है? तो इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल, तो हमारे पास आ जाएगा 549408। सो दिस इज मोर ऑफ लेस सिमिलर इसी के, ठीक है? फिर हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स कितने हो गए? कौन कौन थे इलेक्टर्स में? ये देखो जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कितने हो गए? 4896। अब ये यूएसए के केस में कितना था? कितना आया था यूएसए के केस में? 538। इन इंडिया के केस दिस हैज कम डाउन टू 4896। इन सबके जो वोट्स होते हैं, ठीक है, उसकी वोटेड वेटिंग होती है और उसके बेसिस पर जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स होते हैं, वैल्यू ऑफ वोट्स वो आती है इतनी, ठीक है? तो अब मान लो हमारे पास ये सब हो गया क्लियर, एमपीज एमएलएस के वोट समझ में हमें आ गए। बट अब एक्चुअल इलेक्शन कैसे होगा? तो ये एमपीज और एमएलएस जो जाते हैं वो अपना वोट डालते हैं वाया सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। नाउ इंडिया के केस में कैसे चलता है? इन इंडिया वी हैव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो जो भी हमारे एमपीज और एमएलए वोट करने जाते हैं उनको अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना होता है। जैसे मान लो कि मुर्मू जी को वो फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ठीक है, सिन्हा जी को सेकंड और कोविंद जी को थर्ड, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, नाउ इस प्रेफरेंस के बेसिस पर वोट काउंट किए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी वोट्स, जैसे मुर्मू जी को जिसने नंबर वन प्रेफरेंस दी है, अब उन सब वोट्स को हम काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स काउंट किए जाएंगे पहले। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में मुर्मू जी को एक चाहिए होंगे कोटा ऑफ वोट्स। ऑलराइट, अब जिसको ये कोटा ऑफ वोट्स मिल गए वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब ये कोटा ऑफ वोट्स कैसे आते हैं? हमारे टोटल नंबर ऑफ जितने वोट्स हैं यहाँ पर कितना आया था? लगभग 10,98,000। तो उसको डिवाइड करते हैं 2 से और उसमें ऐड करते हैं +1, ठीक है? तो मुर्मू जी को अगर उतने वोट्स पहले ही प्रेफरेंस में मिल गए तो वो हमारी डायरेक्टली बन जाएंगी प्रेसिडेंट। तो अब हो सकता है कि मुर्मू जी, सिन्हा जी या कोविंद जी को किसी को भी कोटा ऑफ वोट्स नहीं मिले।
तो अब क्या जाएगा, अब हम जाते हैं सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग में। नाउ सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग में व्हाट हैपेंस इज, जिस कैंडिडेट को सबसे कम फर्स्ट प्रायोरिटी वोट्स मिलते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हमें कोविंद जी को फॉर एन एग्जाम्पल सबसे कम वोट्स मिले फर्स्ट प्रायोरिटी के, तो कोविंद जी को एलिमिनेट किया जाएगा और फिर जिसने कोविंद जी को फर्स्ट प्रायोरिटी वोट दिया था उसका हम देखते हैं सेकंड प्रायोरिटी वोट्स। ठीक है, उसका जो सेकंड प्रायोरिटी वोट होगा, ये वाला वोट उसको जो सेकंड नंबर पे था उसे ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि दो नेताओं ने कोविंद जी को दिया फर्स्ट प्रायोरिटी वोट, ठीक है, और सिन्हा जी को दिया अपना सेकंड प्रायोरिटी वोट और एक ने मुर्मू जी को दिया सेकंड प्रायोरिटी वोट। तो अब कोविंद जी तो रहे नहीं रेस में, तो उसका जो सेकंड प्रायोरिटी वोट था एक चला जाएगा सिन्हा जी को और दूसरे ने किया था सेकंड प्रायोरिटी में मुर्मू जी को। तो ये ऐसे दोनों के जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कोविंद जी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था उनके वोट्स डिवाइड हो जाएंगे अमंग बाकी कैंडिडेट्स। तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, जब तक ये नंबर कोटा नहीं आ जाता तब तक दिस एक्सरसाइज गोज ऑन एंड फाइनली हमारे पास ये नंबर आ जाता है एंड देन वी गेट अवर प्रेसिडेंट जिन्हें कोटा ऑफ वोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो हमारे एमएलएज हैं और एमपीज हैं उनके वोट की वैल्यूज अलग अलग होती है। नाउ दिस इज व्हाट यूपीएससी ने प्रीलिम्स में यही चीज पूछी थी। ठीक है, सो दिस इज हाउ हमारा प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं। अब जैसे 2017 का इलेक्शन देख लें तो कोविंद जी को कितने मिले, लगभग 7 लाख वोट्स एंड मीना कुमारी जी को कितने मिले, लगभग 3.5 लाख। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसमें से कोटा ऑफ वोट्स ज्यादा किसको मिल गए, डायरेक्टली कोविंद जी को। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये होता है हमारा डिटेल में प्रोसीजर। वहां क्या होता था, यूएसए में क्या हो रहा था, 538 था, उसमें से 270 चाहिए थे। तो जैसा हमारा लोकसभा में होता है कि इतनी सीटें लाओ और अपनी सरकार बना लो, वैसा ही हाल वहां यूएस में चल रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ लेट अस कंपेयर इंडियन सिस्टम और यूएस सिस्टम में क्या मेजर कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, वहां प्रेसिडेंशियल है, तो ही इज द हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज गवर्नमेंट। इंडिया में क्या है, सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट। इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन वाया इलेक्टोरल कॉलेज, बट इन केस ऑफ यूएस से क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है वाया इलेक्टोरल कॉलेज। कौन कौन होता है कॉलेज में, एमपीज एंड एमएलए, वो भी इलेक्टेड जो थे हमारे ये। ठीक है, और यूएसए के केस में क्या था, हमारा इलेक्टर्स बेस्ड अपॉन हर किसी स्टेट की कितनी सीट्स हैं। जैसे कैलिफोर्निया के केस में कितनी थी इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स, 54। ठीक है, तो टोटल इलेक्टोरल वोट्स सारे वेरी करते हैं और यहाँ पर क्या है, 538। अब उसके बाद वोटिंग कैसे होती है, देख लिया हमने, वेटेड वोटिंग है और यहाँ डायरेक्टली इलेक्टर्स जाकर वोट करते हैं। वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, देखा ना, जो एलिमिनेट होता है उसके वोट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, विनर टेक्स ऑल, जो हमने देखा 48 स्टेट्स में, बस दो स्टेट्स में अलग था जहां पर हमारा प्रोपोर्शनल चलता है, मेन और नेब्रास्का में। अब मेजोरिटी क्या रिक्वायर्ड होती है, टू विन स्पेसिफिक कोटा चाहिए होता है, जो कि हमने देख लिया। और हमारे इसके केस में क्या होता है, चाहिए 270 आउट ऑफ 538। अब इसका इलेक्शन होता है इन एवरी 4 ईयर्स और इंडिया में एवरी 5 ईयर्स। और यहाँ पर यह भी रूल है कि 2 बार से ज्यादा यू कैन नॉट बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अंडरस्टूड। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल है दोनों को समझना एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये प्रैक्टिस करना, याद रखना, स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए। नाउ इससे प्रीलिम्स मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा भी है। ठीक है, नाउ इंडिया यूएस समझ गए तो फ्रांस वाला समझना बहुत ही आसान है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे फ्रांस को समझने। अब फ्रांस के केस में क्या होता है, अब देखो फ्रांस के केस में क्या होता है, फ्रांस यूज करता है 2 राउंड सिस्टम, 2 राउंड वोटिंग सिस्टम। ठीक है, अब क्या होता है, जब पहला राउंड होता है उसमें मान लो कि 1 2 3 4 5 ये 5 कैंडिडेट्स ने कॉम्पीट किया। अब इन 5 कैंडिडेट्स में से किसी को भी मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिले। सो मान लो कि यहाँ पर 1 लाख वोट डले, अब जिसको 50,001 वोट्स मिल गए वो क्या बन जाएगा, डायरेक्टली प्रेसिडेंट। अब हो सकता है कि जो पहला राउंड था उस राउंड में से इन पांचों में से किसी को भी 50,001 या कि 50% से ज्यादा वोट्स नहीं मिले, तो क्या होगा, तो फिर जैसे इंडिया में क्या चल रहा था,
सेकंड राउंड होता था और बाकी जो लास्ट वाला था उसको एलिमिनेट करते थे। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लास्ट वाले को एलिमिनेट नहीं कर रहे, इसमें हम इन सबको एलिमिनेट कर देंगे। खाली जो टॉप 2 रहेंगे उनको हम रखेंगे। इंडिया के केस में क्या था, जिसको सबसे कम मिले थे फर्स्ट प्रेफरेंस उसको हमने एलिमिनेट कर दिया और उसके वोट बाँट दिए बाकी सब में। बट फ्रांस के केस में क्या हो रहा है? फ्रांस के केस में हो रहा है कि खाली जो टॉप 2 हैं वही रेस में रहेंगे, बाकी सबको हमने एलिमिनेट कर दिया। तो अल्टीमेटली जब 2 जने हमारे पास हैं तो वोटिंग ऐसी ही होगी कि किसी ना किसी को एक्स्ट्रा वोट मिल जाएँगे 50% से ज़्यादा। ठीक है? सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन फ्रांस में एंड यही मेजर डिफरेंस है इंडियन और फ्रांस के केस में। ऑलराइट? तो जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं फर्स्ट राउंड से आते हैं, वो compete करते हैं एंड इसी के बेसिस पर विनर सिलेक्ट किया जाता है जिसे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल जाते हैं। सो यही मेन डिफरेंस है इंडिया फ्रांस के केस में। ऑलराइट, अंडरस्टूड। सो बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे तरीके हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के। ठीक है? सो आई होप अब आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ गया कि कैसे इंडियन, यूएस और फ्रांस के सिस्टम में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अलग-अलग होते हैं। सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अच्छे से समझ में आ गया पूरा टॉपिक एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can mention it in the comments. For more such videos, please subscribe our YouTube channel and stay tuned. We will be bringing more such content. All the best to you and have a great day.